प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपने क्लास 5 की इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश स्टोरी में हम कुछ अच्छी मज़े की एक्टिविटीज़ करेंगे पहले, उसके बाद अपने काम की जानिब बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलें देख लेते हैं क्या एक्टिविटीज़ है हमारे पास। तो सारे बच्चे अपनी इंग्लिश स्टोरी की बुक ओपन करें और बुक ओपन करके अपनी बुक का पेज नंबर 17 निकालें, ठीक है। पेज नंबर 17 में हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं। पहले उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद भी आगे भी पेजेस पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम अपना जो है वो चैप्टर पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टोरी का। तो लास्ट टाइम हम जो है हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था जिसमें फिलियस फॉग जो है अपने नए मेन सर्वेंट का इंतज़ार कर रहा था, अपने मुलाजिम का जो है वो इंतज़ार कर रहा था। और मुलाजिम के तौर पे कौन आया था? जीन पासपोर्ट आउट आया था, ठीक है। और फिलियस फॉग जो है वो एग्जैक्टली जो है 11:30 बजे के टाइम वो जा चुके थे। 11:30 पे वो अपने घर से रिफॉर्म क्लब की तरफ चले गए थे। और फिर क्या हुआ था? फिलियस फॉग अपने न्यू होम में बिल्कुल अकेला था और उसने सारे घर को देखा कि किस तरह का घर है। और उसने रूम देखा कि रूम के अंदर जो है एक ऐसी क्लॉक लगी हुई है जो दूसरे वाली क्लॉक्स के साथ सेकंड के साथ जो है वो चलती है। और उसके रूम के अंदर क्लॉक के नीचे जो है एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट लगी हुई थी जिसके अंदर मिस्टर फिलियस फॉग के सारे दिन के बारे में रूटीन लिखी हुई थी, ठीक है। तो पासपोर्ट आउट ने क्या कहा था कि मुझे भी इसी तरह की क्वाइट लाइफ चाहिए थी। तो अब ये लाइफ जो है मेरे लिए बहुत अच्छी है और इसी तरह की लाइफ के बारे में मैं ढूंढ रहा था, सोच रहा था, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैंने आप लोगों को चूज़ द करेक्ट आंसर करवा दिए थे। तो नंबर 6 चूज़ द करेक्ट आंसर हमारे पास रहता था, रिमेनिंग था। तो उसको कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, पासपोर्ट आउट वांट्स टू वर्क फॉर फिलियस फॉग बिकॉज पासपोर्ट आउट जो है वो फिलियस फॉग के लिए काम करना चाहता था क्योंकि ही हैज़ अ सिमिलर कैरेक्टर, क्योंकि पासपोर्ट आउट भी फिलियस फॉग जैसा था, इस वजह से। या फिर नंबर बी में लिखा हुआ है ही वांट्स टू वर्क एज अ मेन सर्वेंट, क्योंकि पासपोर्ट आउट जो है वो मुलाजिम की नौकरी करना चाहता था, इसलिए। या फिर फिलियस फॉग इज़ अ गुड एम्प्लॉयर, क्योंकि फिलियस फॉग जो है वो बहुत अच्छे जो हैं मालिक बन सकते थे पासपोर्ट आउट के, इस वजह से। या फिर ही वांट्स अ क्वाइट लाइफ, क्योंकि पासपोर्ट आउट जो है वो एक बहुत ही खामोश ज़िंदगी चाहता था आगे की, इस वजह से वो काम करना चाहता था मिस्टर फिलियस फॉग के पास। तो प्यारे बच्चों, आपको इनमें से क्या वजह लगती है? तो इसमें से जो है नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पासपोर्ट आउट जो है वो मिस्टर फिलियस फॉग के पास इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि वो एक खामोश ज़िंदगी चाहता था, ठीक है। आप लोग नंबर डी पे टिक लगा दें। इसके बाद चलते हैं नीचे वाले काम पे, वोकैबुलरी की जानिब, ठीक है। वोकैबुलरी में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लुक एट दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखें। ये पिक्चर्स जो हैं आपकी मदद करेंगी इन ब्लैंक्स को फिल करने में, ठीक है। यानी इन पिक्चर्स में इनके क्या क्या नाम है, यहाँ देखें, ये जो है वो मैप है, ये जो है वो वर्ल्ड की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, ये आर्म चेयर है मिस्टर फिलियस फॉग की, ये मिस्टर फिलियस फॉग के बेड की तरफ, दाढ़ी की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये मैप है, और ये क्या है? फायर प्लेस है, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स को जो है हमने कहाँ फिल करना है? ब्लैंक्स में फिल करना है। चलें देखते हैं कौन सा वर्ड्स किस में आएगा। लिखा हुआ है ही कुड नेम एवरी कंट्री ऑन अ डैश। तो मिस्टर फिलियस फॉग जो है वो इतना ज़्यादा जानते थे हर चीज़ के बारे में कि वो मैप के अंदर हर कंट्री का नाम बता सकते थे, ठीक है। ही कुड नेम एवरी कंट्री ऑन अ मैप, वो नाम बता सकते थे हर कंट्री का मैप के अंदर, ठीक है। नंबर 1 जो है वो ब्लैंक में आएगा, मैप। नंबर बी पे क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा हुआ है ही ऑफन डैश एट द रिफॉर्म क्लब्स। वो जो है रिफॉर्म क्लब में क्या करते थे? कार्ड्स खेला करते थे, ठीक है। तो यहाँ लिखे ही ऑफन प्ले कार्ड्स एट द रिफॉर्म क्लब। क्या आएगा इसके अंदर? प्ले कार्ड्स। यहाँ देखें, यहाँ पे कार्ड्स की तस्वीरें भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यू वॉन्ट फाइंड अ क्वाइटर मैन इन ऑल ऑफ डैश। आप जो है नहीं ढूंढ पाएंगे मेरे से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा जो है क्वाइटर मैन यानी खामोश आदमी इस पूरे, कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है। क्योंकि उसका सिटी जो है वो कौन सा था? इंग्लैंड था। मिस्टर फिलियस फॉग जो है वो इंग्लैंड में रहा करते थे, इसलिए यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? इंग्लैंड, ठीक है। नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा हुआ है द वाटर हिज मेन सर्वेंट गैव हिम डैश।
विद वाज टू हॉट। उसके मेन सर्वेंट ने जो है उन्हें जो वाटर दिया था, किस काम के लिए दिया था वाटर? बियर्ड बनाने के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए। वो कैसा था? बहुत ज़्यादा हॉट दे दिया था, गर्म दे दिया था। इसी वजह से फिलियस फॉग ने जो है अपने पुराने वाले मेन सर्वेंट को जॉब से निकाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यह देखें, ये पिक्चर जो है इस ब्लैंक की तरफ इशारा करने के लिए दी गई थी। द वाटर हिज मेन सर्वेंट गेव हिम फॉर बियर्ड, यानी दाढ़ी के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो पानी दिया था उसके नौकर ने, फिलियस फॉग के नौकर ने उन्हें, वो बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फिल कर लिया। अब चलते हैं नंबर 5 की जानिब। द क्लॉक अबव द डैश वाज द सेम एज द वन फिलियस फॉग रूम, ठीक है। तो जो क्लॉक लगा हुआ था फायर प्लेस की जानिब, ठीक है। द क्लॉक अबव द फायर प्लेस, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? फायर प्लेस। चलिए लिखिए मेरे साथ, फायर प्लेस। द क्लॉक अबव द फायर प्लेस, वो जो घड़ी फायर प्लेस के ऊपर लगी हुई थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मिस्टर फिलियस फॉग के रूम में थी, ठीक है। लास्ट वाली ब्लैंक हमारे पास एक ही वर्ड बचा है और ब्लैंक में भी वही वर्ड आएगा। फिलियस फॉग सैट इन डैश एंड वेटेड फॉर हिज न्यू मेन सर्वेंट टू अराइव। फिलियस फॉग जो है वो बैठे हुए थे अपने डैश पे, ठीक है, और इंतज़ार कर रहे थे अपने मेन सर्वेंट का कि वो आ जाए जल्दी से, अपने नए मेन सर्वेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो फिलियस फॉग किस पे बैठे हुए थे? अपनी आर्म चेयर पे, ठीक है। आर्म चेयर यानी आरामदा कुर्सी। ब्लैंक फिल करें जल्दी से, इस पे लिखें आर्म चेयर, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं पेज नंबर 21 के जानिब। पेज नंबर 18 और 19 का काम हमने अभी नहीं करना है क्योंकि ये लिसनिंग वर्क है, ठीक है। तो अब हम इस पे जाते हैं, पेज नंबर 20 पे आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 20 पे हमारे पास एक ऐसा काम दिया हुआ है जो हमारे चैप्टर पार्ट 2 से जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। यानी कि पार्ट 2 पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप पार्ट 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। बिफोर यू रीड करने से पहले आप इनको समझ लें, ठीक है। इन चैप्टर 2 के अंदर यू विल रीड सम वर्ड्स कनेक्टेड टू द स्टोरी। आप कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो इस स्टोरी से कनेक्ट करते होंगे। ऑफ क्राइम, ठीक है, स्टोरी ऑफ अ क्राइम, यानी कि क्राइम की कोई स्टोरी है यहाँ पर। इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो आपने भी क्या करना है, मैच पार्ट ए टू पार्ट बी। पार्ट ए में जो वर्ड्स हैं वो रिलेट करते हैं पार्ट बी से, उसको आपने मैचिंग करना है, कॉलम मैचिंग का जैसे काम होता है, ठीक है। और उनके जो है क्लोज मीनिंग ढूंढनी है, क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी कि करीब करीब क्या क्या मतलब इन लफ्ज़ का हो सकता है, आपने जो है वो मीनिंग के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था एक वर्ड्स रॉबरी। रॉबरी क्या चीज़ कहलाती है? तो इसकी मीनिंग यहाँ पे हमारे पास यहाँ दी हुई है नंबर बी पे, ठीक है। रॉबरी इज़ अ क्राइम ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम अ बैंक, शॉप और अ व्हीकल, ठीक है। रॉबरी एक ऐसा क्राइम कहलाती है जो पैसे चुराना बैंक से कहलाए, या फिर किसी दुकान से, या फिर किसी की गाड़ी चोरी करना, यानी किसी भी चीज़ की चोरी करने को हम क्या कहते हैं? रॉबरी, ठीक है। कि एक रॉबरी हो गई है, चोरी हो गई है। कहाँ से रॉबरी हुई है? बैंक से रॉबरी हुई है, ठीक है, बैंक से चोरी हुई है। तो रॉबरी जो है वो एक ऐसा क्राइम कहलाता है कि जब कोई चीज़ चोरी की जाए किसी जगह से, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रॉबरी कहलाता है। इसी तरह से दूसरा वर्ड है यहाँ पे थीफ, यानी एक चोर। चोर कौन कहलाता है? ठीक है, चलें नंबर बी में इसके ढूंढते हैं। तो थीफ स्टील्स मनी और अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर पर्सन। सेकेंड वाला लास्ट, ठीक है, सेकेंड लास्ट हमारे पास है। थीफ के बारे में लिखा हुआ है। थीफ जो है चोर वो होता है, चोर जो है वो पैसे चुराता है या कोई दूसरी चीज़ चुराता है किसी दूसरे बंदे से, ठीक है, वो हमारे पास एक चोर कहलाता है। आप थीफ को मिलाएंगे स्टील्स मनी वाली लाइन से, ठीक है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है कैशियर। एक कैशियर कौन होता है? एक कैशियर वो होता है जो बैंक में बैठ के जो है वो पैसे काउंट करता है और लोगों से पैसे लेता है ताकि वो पैसे जो है वो बैंक में जमा कर सके, या लोगों को पैसे देता है जिनको जो है वो ज़रूरत होती है, तो वो अपने अकाउंट से अपने पैसे निकालते हैं कैशियर्स की मदद से, ठीक है। तो एक कैशियर जो है वो कौन होता है? कैशियर पेज एंड टेक्स मनी। एक कैशियर जो है वो पैसे देता और लेता है बैंक के अंदर, ठीक है, और टेक्स मनी फॉर समथिंग यू बाय,
और पैसे लेता है उन चीज़ों के जो आप कहीं से ख़रीदते हैं और आपको जो है लोग कहते हैं कि आप इसके पैसे जाके बैंक में दें, ठीक है। तो कैशियर जो है वो क्या करता है, पैसे लेता और देता है बैंक के अंदर बैठ के, ठीक है। तो आप लोगों ने कैशियर को किससे मिलाना है, सबसे लास्ट वाली लाइन से मिला लिया है आप लोगों ने। अब चलते हैं हम नंबर 4 की जानिब। लिखा हुआ है आ डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव कौन होता है। डिटेक्टिव को हम उर्दू में कहते हैं छानबीन करने वाला, ठीक है। तो नंबर बी में सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, आ डिटेक्टिव ट्राइज टू फाइंड क्रिमिनल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ अ क्राइम हैपन। एक डिटेक्टिव जो है वो क्रिमिनल्स को ढूंढता है, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो कोई क्राइम कर लेता है, ठीक है, चोरों को ढूंढता है और केस को समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से कि क्राइम हुआ गया है। तो उसका पता लगाने के लिए किसको बुलाया जाता है, डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, ठीक है, छानबीन करने वाले को। जिस तरह से हमारे यहाँ की पुलिस होती है वो क्या करती है, क्राइम किस तरह से हुआ है, कोई भी जब क्राइम होता है किस तरह से हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए आती है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा नंबर 5 है द एविडेंस। एविडेंस कहते हैं सबूत को, ठीक है। एविडेंस इज़ द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट अ क्राइम। एविडेंस जो है वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको क्राइम से रिलेटेड हो, ठीक है। कुछ ऐसी बातें जिसे पता जो आपके पास जो है आ गई हो, कोई सबूत ऐसा हो जो आपको मिल गया हो किसी भी क्राइम से रिलेटेड, वो क्या होता है हमारे पास, उसका एविडेंस आ जाता है, ठीक है, किसी भी क्राइम का सबूत। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप लोगों को इन जो है इस स्टोरी के अंदर इन वर्ड्स को बोलूँगी तो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि एविडेंस का मतलब जो है क्या है और मैं क्यों इस वर्ड्स के लिए जो है एविडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। एविडेंस हमारे पास सबूत कहते हैं जो क्राइम के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो नंबर 3 से आप लोग मिला देंगे इसको। इसके बाद है आ बैट, एक बैट। बैट कहते हैं हम किसी दूसरे के साथ शर्ट लगाने को, ठीक है। आ बैट नंबर 4 में लिखा हुआ है, आ बैट इज़ व्हेन यू रिस्क योर मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ द गेम और कॉम्पिटिशन, ठीक है। एक बैट जो है वो कहलाता है जब आप अपने पैसे लगाते हैं किसी भी चीज़, किसी भी गेम या कंपटीशन के अंदर, ठीक है। शर्त लगाते हैं कि अगर जो है ये इस तरह से हुआ या गेम मैं जीता तो मैं पैसे दूंगा, अगर मैं गेम जीता तो तुम मुझे पैसे दोगे, ठीक है। इस तरह से शर्त लगाने को क्या कहते हैं, बैट। इसके बाद यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है बैट के नीचे वाला वर्ड, स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है हमारे पास क्या कहलाता है, स्कॉटलैंड यार्ड इज़ अ मेन ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन क्राइम इन लंदन। स्कॉटलैंड यार्ड जो है एक ऐसा ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी क्राइम की, किसी भी तरह का जो है क्राइम किया जाए तो उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है लंदन में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्कॉटलैंड यार्ड। आप लोगों ने स्कॉटलैंड यार्ड को इस वाली लाइन से मिलाना है। सेकंड लास्ट है हमारे पास आ रिसिप्ट, एक रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या चीज़ होती है, रिसिप्ट जो है वो एक पेपर का पीस होता है जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं किसी दूसरे को कि आपने जो है कहीं से पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। जब आप बैंक से पैसे निकालने जाते हैं तो आपको जो है बैंक के कैशियर्स रिसिप्ट देते हैं जिससे ये जो है प्रूफ हो जाता है कि आप कुछ पैसे लेकर जा चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, आ रिसिप्ट इज़ अ पीस ऑफ पेपर दैट प्रूव यू हैव रिसीव्ड मनी, जो कि ये इस बात का सबूत होता है कि आप जो है वो पैसे ले चुके हैं। सबसे लास्ट है आ रिवर्ट। रिवर्ट कहते हैं इनाम को, ठीक है। तो एक ही बचा है हमारे पास ये वाला, आ रिवर्ट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी गिव्स एज अ प्राइज़ फॉर डूइंग समथिंग। रिवार्ड जो है एक ऐसा इनाम होता है, पैसों का जो है अमाउंट होता है जो आपको दिया जाए किसी भी काम करने पर इनाम के तौर पे, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता है तो आपको इनाम के तौर पे कुछ पैसे दिए जाएं तो वो आपके लिए क्या होता है, एक रिवार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स को समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 के, थोड़ा सा आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी का अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, हमारे चैप्टर का नाम है व्हेन फिलियस फॉग मेक्स अ बेट। जब फिलियस फॉग ने जो है वो शर्त लगाई, ठीक है। बैट का मतलब भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एवरी डे फिलियस फॉग लेफ्ट हिज हाउस एट 11:30, ठीक है। ही पुट्स हिज राइट फुट
in front of his left foot 557 times. Every day यानी हर रोज़ फिलियस फॉग जाते थे अपने घर से 11:30 बजे के टाइम रिफॉर्म क्लब में, और वो अपना राइट फुट यानी सीधा पैर अपने दूसरे वाले फुट के पास जो है वो रखते थे, उल्टे पैर के साथ रखते थे। कितनी दफ़ा? 575 टाइम्स। यानी इतनी दफ़ा वो चलते थे तो क्या होता था, वो कहाँ पहुँच जाते थे? रिफॉर्म क्लब पहुँच जाते थे। तो देख रहे हैं आप लोग मिस्टर फिलियस फॉग जो हैं वो कितने ज़्यादा चीज़ों के पाबंद हैं कि वो जो है अपने पैरों के कदम भी गिन के रखते हैं। ठीक है। ही न्यू द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एवरी स्टेप, और वो जानते थे बिल्कुल सही लंबाई हर स्टेप की, हर कदम की। ठीक है। एंड ही पुट हिज लेफ्ट फुट इन फ्रंट ऑफ हिज राइट फुट 567 टाइम्स बिफोर अराइविंग एट द स्टेप ऑफ रिफॉर्म क्लब। ठीक है। वो अपना उल्टा पैर रखते थे अपने सीधे पैर की तरफ 567 टाइम्स रखते थे, इससे पहले कि वो रिफॉर्म क्लब पहुंच जाएं। ठीक है। यानी रिफॉर्म क्लब जाने के लिए उन्हें अपना उल्टा पैर जो है वो 575 टाइम्स रखना होता था और सीधा पैर अपना 576 टाइम्स रखना होता था। ठीक है। तो इसके बाद इतने ही कदम चलने पर वो रिफॉर्म क्लब पहुंच जाया करते थे। वो रिफॉर्म क्लब पैदल चल के जाते थे। आगे अगला पैराग्राफ है। He usually waited a little before having lunch at 13 minutes to 1. वो हमेशा इंतज़ार किया करते थे अपना लंच करने से पहले, थोड़ा सा इंतज़ार किया करते थे एट 13 minutes to 1, यानी कि 1 बजने में जब 13 मिनट्स बाकी रह जाते थे तो वो इंतज़ार किया करते थे। ठीक है। Then he went to the lounge room where he spent the afternoon reading the newspaper. उसके बाद वो लंच करने के बाद कहाँ जाते थे? लाउंज रूम में जाके बैठते थे रिफॉर्म क्लब के, और वहाँ बैठ के वो अपनी जो है अपना दिन गुजारते थे न्यूज़पेपर पढ़ के। ठीक है। एट 5 o'clock ही हैड आफ्टरनून टी एंड एट 20 to 6 इट वाज टाइम टू गो टू द गेम्स। ठीक है। लिखा हुआ है 5 बजे के वक्त वो क्या करते थे? आफ्टरनून की टी यानी शाम की जो है वो चाय पिया करते थे, और एग्जैक्टली जो है 6 बजने में जब 20 मिनट रहते थे तो वो अपने जो है कार्ड्स खेलने के लिए यानी कि गेम्स खेलने के लिए जो है वो दूसरे रूम में चले जाते थे। ठीक है। आज हमने अपना चैप्टर यहीं तक पढ़ा है। कल हम मज़ीद पेज नंबर 22 अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और देखेंगे